जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ईपी एकेडमी। आज हम लोग यूनिट नंबर 4 को ही कंटिन्यू करेंगे और आज जो हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 4 में वो पढ़ने वाले हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इमर्जेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक नेशन पढ़ा था। अब आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। देखिए, स्टेट्स की अगर हम बात करें तो ये जो चित्र आपको नजर आ रहा है, भारत देश का जो झंडा नजर आ रहा है आपको, मैप, ये आज का भारत है। ठीक, अगर हम बात करें तो ये आज का भारत है। अगर आज के हम भारत की बात करें तो हमारे देश में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज मौजूद है। ठीक, तो आज की जो परिस्थिति है वो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, लेकिन क्या जब हम आजाद हुए 1947 में तब क्या स्थिति ऐसी थी? द आंसर इज नो। ठीक, उस टाइम पर ऐसी स्थिति नहीं थी। तो हमें ये देखना है इस पूरे लेक्चर में कि 1947 से लेकर के और अभी 2025 तक का भारत देश का जो नक्शा है वो किस तरीके से और कब कब चेंज हुआ। देखिए, 1947 में हम आजाद हुए। ठीक, उस टाइम पर हमने राज्यों को किस तरीके से बांटा या उनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया, हमें वो देखना। इसके बाद फिर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, जिसके तहत हमने कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बनाए, हमें वो देखना है। इसके बाद फिर लगातार स्टेट्स की संख्या में वृद्धि होती रही, चेंजेस होते रहे। जैसे अगर हम हाल ही में बात करें तो जो सबसे ताजा हमारा स्टेट बना है वो बना है तेलंगाना। तेलंगाना कब बनाया गया? 2014 में, आंध्र प्रदेश से अलग करके। आंध्र प्रदेश से अलग करके क्या बनाया गया? तेलंगाना। ठीक है, तो इसके बाद से कोई स्टेट नहीं बना। ठीक है, हालांकि हाँ, जो स्टेट हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर, वो अब यूनियन टेरिटरी बन गया। 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक, तो हाल ही में ये डेवलपमेंट हुआ, इसके बाद से कोई एज सच डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक, तो हमें ये देखना है कि 1947 की स्थिति कैसी थी। इसके बाद जब 1956 में, ठीक है, जब हुआ, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तब कैसी स्थिति थी, और उसके बाद फिर जब हम आज की डेट में अगर हम बात करें 2025 में, आज की डेट में भारत की स्थिति क्या है राज्यों की। ठीक है, तो समझ में आया आपको हमें किस तरीके से पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1947। देखिए, 1947 से पहले अगर हम बात करें, बिफोर 1947, ठीक है, हमारा जो पूरा इंडिया था, ठीक है, इंडिया पूरा तो ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में नहीं था, लेकिन जितना पार्ट भी ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में था, ठीक, वो दो भाग में बटा हुआ था। ठीक है, एक थे ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस मतलब जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल चलता था। ठीक है, तो जो डायरेक्ट जहां पर रूल किया करते थे ब्रिटिशर्स, उनको बोला जाता था ब्रिटिश प्रोविंस। ठीक है, और यहां पर इनका एक गवर्नर हुआ करता था अंग्रेजों का। ब्रिटिशर्स का एक गवर्नर हुआ करता था और इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करती थी, जिनके आधार पर ये उस राज्य को चलाते थे। मतलब जो ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करता था उसको कौन चलाता था? गवर्नर, और गवर्नर के साथ उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एक तो ब्रिटिश प्रोविंस था और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स मतलब जो रियासतें हुआ करती थी वो थी। तकरीबन अगर हम बात करें तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 550, अराउंड 550 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, छोटे बड़े। ठीक है, और यहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्टली रूल नहीं चलता था, लेकिन ब्रिटिश की पैरामाउंसी ये लोग मानते थे। मतलब इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स ही तय करते थे। ठीक है, लेकिन राजा जो था वो बैठा करता था, और किसकी पैरामाउंसी मानता था? ब्रिटिशर्स की। जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज यहां से गए,
तब उन्होंने जितने भी ब्रिटिश पैरामाउंसी थी प्रिंसली स्टेट्स पर, इसको भी क्या कर दिया गया था, लैप्स कर दिया गया था। ठीक है, इसीलिए फिर बाद में 1947 से लेकर के 50 तक में हमने जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनका इंटीग्रेशन भारत में किया। उनका इंटीग्रेशन किसमें किया, भारत में किया गया। ठीक है, तो अभी मैं उसमें आगे बात करूंगा। तो प्रिंसली स्टेट्स तकरीबन 550 थे, ब्रिटिश पैरामाउंसी थी, और यहाँ पर राज प्रमुख हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, जो राजा लोग राज किया करते थे। जैसे अपने अगर हम बात करें रियासतों में, तो भोपाल रियासत थी। ठीक, इसके अलावा हम बात करें जूनागढ़ रियासत थी, हैदराबाद रियासत थी। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर भी क्या थी, एक रियासत थी। तो ये सब क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, 550 प्रिंसली स्टेट्स थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अप्रोक्सीमेटली, जहां पर ब्रिटिश डायरेक्ट रूल नहीं करते थे, लेकिन इनडायरेक्टली इनका रूल चलता था। तो दो कैटेगरीज में बटा हुआ था ब्रिटिश एम्पायर। एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश रूल किया करते थे विद द हेल्प ऑफ गवर्नर, और दूसरे हुआ करते थे प्रिंसली स्टेट्स, जहां डायरेक्ट रूल नहीं चलता था, जहां पर रियासतें जो थी उनको राजा चलाया करते थे, लेकिन अंग्रेजों के पदचिन्हों पर। ठीक है, ब्रिटिश ब्रिटिश पैरामाउंसी। ठीक, तो ये तो 1947 के पहले की स्थिति थी। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। ठीक, अब आजादी मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि भैया अब हमें इन राज्यों को, फिर इसके बाद धीरे धीरे हमने इंटीग्रेशन शुरू किया प्रिंसली स्टेट्स का। ठीक, मैंने आपको बताया था 1947 से लेकर के 1950 तक यह प्रोसेस चला। इस दरमियान हमने जितने भी 550 रियासतें थी, हमारे जो लौह पुरुष थे, आयरन मैन जिनको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ये पूरी की पूरी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हुई। ठीक, तो एक तो ये काम चल रहा था। इसके बाद जब ये काम पूरा हुआ, उसके बाद ये देखने का आया कि भाई हम इन राज्यों को, जो हमने राज्य बनाए हैं, इनको क्लासिफाई कैसे किया जाए या इनका वर्गीकरण कैसे किया जाए। ठीक, तो जब 1947 को जब आजादी मिली, देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें, तो जो सबसे पहले डिमांड उठ रही थी राज्यों को बनने की, वो भाषा के आधार पर उठ रही थी, लिंग्विस्टिक बेसिस, कि कहा जा रहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा जाए। हालांकि उस टाइम पर इतना आसान नहीं था भाषा के आधार पर राज्यों को बांटना। तो उस टाइम पर एक टेम्परेरी डिवीजन किया गया, मतलब अस्थाई अस्थाई वर्गीकरण किया गया राज्यों का, और राज्यों को चार भाग में बांटा गया। राज्यों को चार भाग में बांटा गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो ये चार भाग में क्लासिफाई किया गया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 के बाद। इसका टेम्परेरी डिवीजन था, क्योंकि इसके बाद जो है, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्य बनना है, राज्य बनने की जो मांग उठ रही थी वो बहुत ज्यादा हो रही थी। तो इसमें आप देखेंगे आगे चल के जो भारत सरकार थी, उसने कई सारे कमीशंस बनाए थे, जैसे एस के धर कमीशन, जेवीपी कमीशन, फिर फजल अली कमीशन। ये सारी चीजें आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, बट टेम्परेरी तौर पर 15 अगस्त 1947 के बाद राज्यों को चार भाग में बांट दिया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अब इसको किस आधार पर बांटा गया, किन किन को पार्ट ए में रखा गया और किन किन को पार्ट बी में रखा गया, हम इसको बाद में आएंगे। ठीक, इसके बाद जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बना, ठीक, तो हमारे संविधान का जो सबसे पहला पार्ट था, पार्ट वन, पार्ट वन हमारा क्या था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। संविधान का जो सबसे पहला पार्ट है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, और इसमें आर्टिकल है 1 to 4। आर्टिकल कितने हैं, 1 to 4। ये जो राज्यों से रिलेटेड प्रोविजन है, ठीक है, कि मतलब नया राज्य बनाना है या एग्जिस्टिंग राज्य को ही, स्टेट को ही एक उससे निकाल करके एक दूसरा राज्य बनाना है, मतलब ये नए स्टेट का फॉर्मेशन करना या रीऑर्गेनाइज करना, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहां डाला गया, यहां डाला गया, पार्ट वन में। पार्ट वन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक दिया हुआ है।
इसी में ये आर्टिकल्स के तहत, इन्हीं आर्टिकल्स के तहत हमारे देश में एक नया राज्य बनता है, या किसी राज्य से पृथक होकर के या सेपरेट होकर के हम नया राज्य बनाते हैं। देखिए, फॉर्मेशन करना और रीऑर्गेनाइज करना दोनों में अंतर है। फॉर्मेशन का मतलब होता है कोई नया राज्य ही बना देना जो पहले हमारे एग्जिस्टेंस में नहीं था। इसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि अपने ही राज्य में से डिवीजन करके एक नया राज्य बनाना। जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था तेलंगाना का, तेलंगाना रीऑर्गेनाइज हुआ है, तेलंगाना कोई नया स्टेट नहीं बना, ये आंध्र प्रदेश का पार्ट था, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया। ठीक है, क्लियर है? तो जो भी फॉर्मेशन होगा या रीऑर्गेनाइजेशन होगा उसको पार्ट 1 में दिया गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, और आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक में। क्लियर है? ठीक। अब टेम्परेरी तौर पर तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी बना दिए गए। अब पार्ट ए में कौन से स्टेट्स रखे गए? तो पार्ट ए में बेसिकली वो स्टेट्स रखे गए जो ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे। ब्रिटिश प्रोविंस मतलब जहां पर गवर्नर्स हुआ करते थे, ठीक है, और गवर्नर्स अपने राज चलाया करते थे। तो उन ब्रिटिश प्रोविंस को रखा गया पार्ट ए में, जितने भी ब्रिटिश प्रोविंस उस टाइम पर थे। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो आज की डेट में टोटल जो है उस टाइम पर 9 राज्यों को रखा गया। ठीक है। अब मैं आगे इनके नाम बताऊंगा, अभी आपसे इतना याद रख लीजिए कि 9 राज्यों को रखा गया था पार्ट ए में। ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोविंस के जो गवर्नर हुआ करते थे ब्रिटिश इंडिया के, जो गवर्नर चला रहे थे जिन राज्यों को, मतलब जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था, ठीक है, उन राज्यों को कहाँ रखा गया? पार्ट ए में। ठीक। इसके बाद बात करें पार्ट बी की। ठीक है, तो पार्ट बी में बेसिकली उनको इन्वॉल्व किया गया जो पहले रियासतें हुआ करती थी, या फिर कुछ रियासतें हुआ करती थी मिल करके, जिनको स्टेट के चीफ या एक इलेक्टेड लेजिस्लेचर चलाता था। देखिए, कई रियासतें, दो तीन रियासतें मिल करके भी एक बड़ी रियासत बनाई गई। ठीक है, मतलब कई ऐसी भी थी जिसमें दो तीन चार रियासतें मिल करके एक रियासत चला रही थी और स्टेट चीफ उसको लीड कर रहा था। तो इनको, इसके अलावा जो रियासतें हुआ करती थी उनको पार्ट बी में जोड़ा गया। ठीक है। और इसमें जो है राज प्रमुख अपॉइंट किए गए बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्ट बी को जो राज्य चलाएंगे उसके लिए क्या अपॉइंट किए गए? राज प्रमुख। सॉरी, इसके द्वारा क्या अपॉइंट किए गए? राज प्रमुख। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये पार्ट बी में थे। ठीक है, तो जैसे पार्ट ए में 9 थे वैसे ही पार्ट बी में भी कितने थे? 9 राज्य थे। ठीक। इसके बाद आता है पार्ट सी। ठीक है, पार्ट सी में उनको इंक्लूड किया गया जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करते थे। चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करते थे, इनको डाला गया था इसमें। चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करता था जिसमें हर प्रोविंस के लिए एक चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करता था जिसमें पार्ट सी में डाला गया। इसमें चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता था एज दी हेड। ठीक है, ये कौन अपॉइंट करता था? ये राष्ट्रपति अपॉइंट करते थे। देखिए, चीफ कमिश्नर प्रोविंस का मतलब ये है, देखिए आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो हमारे देश में 28 राज्य हैं और हर राज्य का अपना एक गवर्नर होता है जो उसका हेड होता है। ठीक। लेकिन आपने देखा हो कि 8 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरीज में जो होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। कई जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, कई जगह कमिश्नर होता है जो उसको एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ, जैसा आज की डेट में यूनियन टेरिटरीज हुआ करता था, वैसा ही अंग्रेजों के टाइम पर कुछ चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हुआ करते थे। ठीक है, जिनको चीफ कमिश्नर लीड किया करता था। वो एक फुल फ्लेज स्टेट की तरह नहीं हुआ करते थे, वो यूनियन टेरिटरी के रूप से काम करते थे। तो पार्ट सी में टोटल 10 राज्य थे। टोटल कितने थे? 10। मैं अभी सबके नाम लिखूंगा, आप चिंता मत करिए, अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्टरी बता रहा हूँ। इसके बाद बात करें, जो आखिरी पार्ट रखा गया था, ये एक लौता जो यूनियन टेरिटरी उस टाइम पर जिसको माना गया था वो था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये आपको याद रखना है। पार्ट डी में सिर्फ एक ही आइलैंड को रखा गया था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। ठीक है, और इसको रूल कौन कर रहा था? डेप्यूटी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर। और इसको अपॉइंट कर कौन कर रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपको याद रखना है। देखिए, हर पार्ट के स्टेट्स को कौन कौन लीड कर रहा था ये आपको याद रखना है।
जैसे अगर हम पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए को लीड कर रहे थे गवर्नर्स। इनके लिए क्या अपॉइंट किए जा रहे थे? गवर्नर्स अपॉइंट किए जा रहे थे और एक इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो गवर्नर्स और एक इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर बनाया गया पार्ट ए के लिए। पार्ट बी को कौन रूल कर रहे थे? राज प्रमुख अपॉइंट किए गए राष्ट्रपति के द्वारा। पार्ट सी के जो स्टेट्स थे उनको कौन रूल कर रहे थे? चीफ कमिश्नर। और पार्ट डी को कौन रूल कर रहे थे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जिसको जिसको रूल कर रहे थे डिप्टी गवर्नर, जिसको अपॉइंट किया गया था बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से वर्गीकरण किया गया था राज्यों का। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक करके कि पार्ट ए में कौन कौन से राज्य थे, और पार्ट बी में, पार्ट सी में और पार्ट डी। पार्ट डी में तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स था, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। तो अब हमें देखना है पार्ट ए में कौन कौन था, पार्ट बी में कौन कौन था, पार्ट सी में कौन कौन था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्ट ए में वो राज्य हुआ करते थे जो अंग्रेजों के टाइम पर उनकी प्रोविंसेस हुआ करती थी, जहां पर वो डायरेक्टली रूल किया करते थे गवर्नर्स और इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू। तो पार्ट ए की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला था असम। इसके बाद इसमें रखा गया बिहार को। बिहार के बाद रखा गया बॉम्बे। ठीक है, अब अभी आपको ये बॉम्बे लग रहा होगा कि बॉम्बे तो यार एक महाराष्ट्र की कैपिटल है, तो ये बॉम्बे प्रोविंस कैसे हो गया? तो आज़ादी के टाइम पर ये बॉम्बे प्रोविंस ही था, बाद में फिर ये महाराष्ट्र और गुजरात में तब्दील हुआ, अपन पढ़ेंगे। ठीक, तो बॉम्बे प्रोविंस था। इसके अलावा ईस्ट पंजाब। ठीक, ईस्ट पंजाब इसमें था। इसके अलावा बात करें सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ये हमारे मध्य प्रदेश का पार्ट है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। जब हम मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को। इसके अलावा बात करें तो मद्रास हुआ करता था। ठीक, इसके बाद बात करें तो उड़ीसा। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। यूनाइटेड प्रोविंस मतलब आज का उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, यूनाइटेड प्रोविंस मतलब आज का उत्तर प्रदेश। और बंगाल प्रोविंस, इनको कहाँ रखा गया था? पार्ट ए में। तो असम, बिहार, बॉम्बे, ईस्ट पंजाब, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मद्रास, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस एंड बंगाल प्रोविंस, ये कहाँ रखे गए? पार्ट ए में। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं पार्ट बी में कौन कौन को रखा गया। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी में रखा गया, अब जैसा मैंने आपको बताया था, पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट्स को रखा गया था, या कुछ प्रिंसली स्टेट्स जिनको कंबाइंड करके एक रूल चलाया जा रहा था, और इनके जो प्रमुख हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? राज प्रमुख। ठीक, तो पार्ट बी में कौन कौन सी रियासतें थी? तो ये डाला गया था यहाँ पर हैदराबाद को। ठीक, इसके अलावा बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को। इसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, ये हम मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे, ये मध्य प्रदेश के पार्ट हैं, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल इंडिया, ये सब किसके पार्ट है? मध्य प्रदेश के। इसके अलावा बात करें मैसूर, मैसूर भी एक राज्य हुआ करता था, प्रोविंस हुआ करती थी, जो आज की डेट में कर्नाटका बना। मैसूर के बाद अगर हम बात करें तो था पेप्सू, ये नाम आपने सुना होगा पेप्सू का। इसका फुल फॉर्म था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, पेप्सू। पंजाब एंड पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, पेप्सू, ये भी पार्ट बी में था। इसके बाद बात करें राजस्थान, राजस्थान कहाँ था? पार्ट बी का हिस्सा था। इसके अलावा बात करें तो गुजरात में एक जगह पड़ती है सौराष्ट्र, आज के गुजरात में एक जगह पड़ती है सौराष्ट्र, ये भी पार्ट बी का हिस्सा था। और जो अगला हिस्सा था वो था त्रावणकोर, त्रावणकोर कोचीन। त्रावणकोर मतलब आज का जो केरला वाला पार्ट है, वो त्रावणकोर हुआ करता था उस टाइम, आजादी के टाइम पे। ठीक, तो ये पार्ट बी में डाले गए। तो हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, सेंट्रल इंडिया, मैसूर, पेप्सू, पाटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन। तो ये 9 राज्य जो थे वो पार्ट बी में डाले गए। पार्ट ए के आप देख चुके हैं। अब जो आखिरी पड़ता है पार्ट सी,
अब पार्ट सी में कौन कौन था, तो मैंने आपको बताया था चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जो थे उनको पार्ट सी में डाला गया था। अब पार्ट सी में कौन कौन था, तो पार्ट सी में आपको याद रखना है, पहला था अजमेर, ठीक है, दूसरा था बिलासपुर, ठीक, तीसरा था भोपाल, चौथा था दुर्ग, ठीक, पांचवा था दिल्ली, छठा था हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सातवां था कच्छ, आठवां था मणिपुर, नवा था त्रिपुरा और 10वां था विंध्य प्रदेश। इन 10 स्टेट्स को पार्ट सी में रखा गया था। तो अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, भोपाल आज के अपने मध्य प्रदेश का पार्ट है, भोपाल याद रखना है आपको, ठीक है। दुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश, ये भी हमारे मध्य प्रदेश का पार्ट है। ये सब मैं आपको मध्य प्रदेश का पार्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये ध्यान रहे, क्योंकि जब हम मध्य प्रदेश का जब पूरा गठन पढ़ेंगे तब ये सारी चीजों को हमें पढ़ना पड़ेगा। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ठीक, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल इंडिया, भोपाल और विंध्य प्रदेश, ये चारों मध्य प्रदेश का पार्ट थे। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी समझ में आया आपको। असम, बिहार, बॉम्बे, ईस्ट पंजाब, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस और बंगाल, ये पार्ट ए में थे। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, सेंट्रल इंडिया, मैसूर, पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर पार्ट बी में थे। पार्ट सी में कौन कौन था, अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, दुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश। और पार्ट डी आप जानते हैं क्या था, अंडमान एंड निकोबार। तो इस तरीके से वर्गीकरण किया गया था 1947, अंडमान एंड निकोबार। क्लियर हुआ, ठीक। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी आपको समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से टेम्परेरी तौर पर 1947 के बाद से राज्यों का वर्गीकरण कर दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से राज्यों का फिर से एक बार रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ। देखिए अब 1947 में टेम्परेरी तौर पर तो राज्यों का वर्गीकरण कर दिया गया, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों को मांगने की मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो अब हम एक एक करके देखेंगे रीऑर्गेनाइजेशन जो हमारे राज्यों का हुआ वो किस तरीके से हुआ। तो इसमें हम चलते हैं सबसे पहले 1918 में, 1918 में। इस टाइम पर सबसे पहली बार देखिए, इस टाइम पर एक रिपोर्ट आई थी मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। देखिए इस टाइम पर मॉन्टफोर्ड चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है, जिसके तहत 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया गया था, ठीक है। तो उसके पहले मॉन्टफोर्ड चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ये आया था, और इसमें सबसे पहली बार राज्यों को भाषा के आधार पर बांटने की बात कही गई। मतलब सबसे पहली बार जब भाषा के आधार पर राज्यों को बांट किया गया तो वो 1918 में किया गया। तो द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस वाज फर्स्टली रिकमेंडेड बाय मॉन्टेफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स में, ठीक है, ये बताया गया चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में कि लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है, लिंग्विस्टिक के आधार पर मतलब भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्यों का वर्गीकरण किया जाए। इसके बाद आता है 1920, 1920। 1920 में पहली बार कांग्रेस, इसने भी ये डिमांड की कि भैया भाषा के आधार पर राज्य का वर्गीकरण होना चाहिए। मतलब कांग्रेस ने सबसे पहली बार 1920 में, देखिए 1920 में अगर हम बात करें तो कांग्रेस का अधिवेशन जो था वो था नागपुर का अधिवेशन, नागपुर सेशन, ठीक है। तो कांग्रेस का जो 1920 में नागपुर का सेशन था उसमें कांग्रेस ने ये मांग करी, डिमांड करी कि भाई जो प्रोविंसेस हैं, ठीक है, देखिए आजादी से पहले राज्यों को प्रोविंसेस कहा जाता था, स्टेट्स को क्या बोला जाता था, प्रोविंसेस बोला जाता था। तो कांग्रेस ने ये डिमांड करी कि भाई राज्यों का जो वर्गीकरण है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए नागपुर सेशन में, ठीक है, 1920 में। अब गाड़ी आगे बढ़ी,
और 1928 में 1928 में याद करिए नेहरू रिपोर्ट आई थी। ये सब हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी और इसमें भी रेकमेंड किया गया था कि जो प्रोविंसेस हैं उनको भाषा के आधार पर वर्गीकरण उनका करना चाहिए। मतलब जो बातें 1918 में मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स में कही गई, जो 1920 में कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया और 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। आप देखिए 1947 के बाद यही कांग्रेस है, ठीक है, जब इसके हाथ में सेंट्रल में पावर आएगी तब शुरुआती तौर पर वो भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के लिए तैयार नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब अभी जब आजादी के बाद से थोड़ा सा टर्न अराउंड हुआ था, आजादी से पहले ये भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने के लिए तैयार थे, लेकिन आजादी के बाद थोड़ी सी आनाकानी शुरू हो गई थी, इसीलिए अलग अलग कमिटीज बनी थी। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जब 1947 आ गया, ठीक है, अब इंडिपेंडेंस जब हुई तब सारे प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कर लिया गया, रीऑर्गेनाइज करके पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी बना दिए गए। लेकिन लोगों के द्वारा, इंडिपेंडेंस के बाद लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा जो है डिमांड होने लगी हर राज्यों में। मतलब कई सारे राज्यों में ये डिमांड होने लगी कि आप भाषा के आधार पर राज्य बनाइए। मतलब जैसे अगर भाषा के आधार पर, मतलब जो जैसी भाषा बोलता है उसको उसी राज्य में मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसके कारण जब ये भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने की डिमांड बढ़ती चली गई, तब यहां पर आकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तय किया कि वो एक कमेटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कमिटीज बनाएंगे। ठीक है, तो कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी एग्जामिन करेगी, स्टडी करेगी और रिकमेंडेशन देगी कि भाई भाषा के आधार पर राज्य बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बना दी। ठीक है, और इसमें जो सबसे पहली कमेटी बनी, और देखिए इन कमिटीज का काम क्या था, सिर्फ और सिर्फ ये स्टडी करना कि भाई राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा जा सकता है कि नहीं बांटा जा सकता, इसकी स्टडी करना। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली कमेटी बनी थी वो थी एस के धर कमेटी। एस के धर कमेटी, एस के धर कमेटी बनी 1948 में। ठीक है, तो 1948, और आपको डेट भी याद रखनी है तो आप रख सकते हैं 17 जून। 17 जून 1948 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है, उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था एस के धर कमेटी, या जिसको हम कहें एस के धर कमीशन। इसको लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी भी कहा जाता है, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी। अब इसको लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बनी इसीलिए थी कि इनको स्टडी करना था कि भैया भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जा सकता है कि नहीं जाया जा सकता, ये आइडिया फीजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए एस के धर कमेटी बनाई गई। तो ऑब्जेक्टिव इनका समझ में आया। अब इसमें मेंबर्स कौन कौन थे तो आप ये याद रख लीजिएगा। इसमें मेंबर्स थे एस के धर, जो चेयरमैन थे। ठीक है, इसके धर के अलावा थे जगत नारायण लाल, जगत नारायण लाल, जगत नारायण लाल, और तीसरे जो थे वो थे पन्ना लाल। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं जो एसके धर कमीशन के मेंबर्स हुआ करते थे। एसके धर जो चेयरमैन थे, जगत नारायण लाल और पन्ना लाल, ये तीन हुआ करते थे। इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट थी, देखिए 17 जून को ये क्या कहते हैं, 17 जून 1948 को ये कमेटी बनी। अब इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो दी थी 10 दिसंबर 1948 को। मतलब उस टाइम पर 10 दिसंबर 1948 को इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी और इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनाने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि ये फीजिबल नहीं है कि हम भाषा के आधार पर राज्यों को बनाएं। इन्होंने कहा कि प्रशासनिक तौर पर राज्यों का वर्गीकरण करना चाहिए। मतलब इन्होंने लिंग्विस्टिक को कैंसिल करके लिंग्विस्टिक के आधार पर नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए, ये बात इन्होंने कही अपनी रिपोर्ट में। ठीक है, तो उन्होंने प्रायोरिटी किसको दी कि राइदर यू कैन मेक दी
formation of state on the basis of linguistic you can classify it with the help of administrative। तो प्रशासनिक तौर पर राज्यों का वर्गीकरण करना ज्यादा ठीक है इन कंपैरिजन टू भाषा के आधार पर। अब जब ये रिपोर्ट बाहर आई, ठीक है, तो इसका भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ। ठीक है, मतलब देखिए, क्योंकि भाषा के आधार पर लोग बिल्कुल एकदम वो थे कि भाई भाषा के आधार पर हमें राज्य चाहिए, लेकिन ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में कर रहे हैं। तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को तुरंत दूसरी कमेटी बनानी पड़ी जिसका नाम था जेवीपी कमेटी। तो इसके बाद जो अगली कमेटी बनी वो बनी जेवीपी कमेटी, और ये बनी दिसंबर में ही 1948 में। ठीक है, दिसंबर 1948 में बनी गई, और इसका काम था एसके धर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसकी स्टडी करना। मतलब एसके धर की जो कमेटी थी उसने रिपोर्ट दी, उसकी स्टडी करने का काम किसका था? जेबीपी कमेटी का। ठीक है, इसके मेंबर कौन कौन थे आपको याद रखना है। तो ये जे फॉर जवाहरलाल, जवाहरलाल नेहरू जी। वी का मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पी का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया। पट्टापी सीतारमैया। तो ये जेवीपी कमेटी के 3 मेंबर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टापी सीतारमैया। पट्टापी सीतारमैया आपको नाम याद रखना है क्योंकि ये वही पट्टापी सीतारमैया हैं जो हमारे मध्य प्रदेश का जब फॉर्मेशन होगा तो हमारे मध्य प्रदेश के सबसे पहले गवर्नर होंगे, पट्टापी सीतारमैया। ये सब हम आगे पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में। ठीक, तो ये तीनों मेंबर्स थे, और इन्होंने एसके धर कमिटी से जो रिपोर्ट आई थी उसको स्टडी करना। ठीक, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? अप्रैल 1949 में। ठीक है, और इन्होंने एसके धर कमीशन के द्वारा रेकमेंड की गई चीजों को ही एक्सेप्ट किया। लिंग्विस्टिक बेसिस पर राज्यों को बांटने से इन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। ठीक है, मतलब इन्होंने जो रिपोर्ट स्टडी करी उसमें इनको ये ठीक लगा कि भाई भाषा के आधार पर हमें राज्यों को नहीं बांटना है, हम क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर ही राज्यों को बांटेंगे। ठीक, मतलब एक तरीके से एसके धर कमिटी को की रिपोर्ट्स को इन्होंने क्या किया? सही माना। ठीक, तो इस तरीके से जेवीपी कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी अप्रैल 1949 को। अब देखिए, जेवीपी कमिटी ने जब भाषा के आधार पर राज्य बनाने से मना कर दिया तो पूरे देश में, ठीक है, एक बहुत बड़ा मूवमेंट अराइज हो गया। मतलब एक तरीके से क्रांति होने लगी पूरे देश में, क्योंकि देश के लोग जो थे, ठीक है, वो चाह रहे थे कि राज्य जो बने वो भाषा के आधार पर बने। ठीक है, और जब ये बहुत ज्यादा जिसे ड्रास्टिकली मूवमेंट चल रहा था, इस टाइम पर अक्टूबर 1952 में, अक्टूबर 1952 में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था श्री रामलू। एक व्यक्ति हुआ करते थे श्री रामलू। ठीक है, ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। मतलब ये किस पर बैठ गए? भूख हड़ताल पर, हंगर स्ट्राइक। इनकी डिमांड क्या थी? चूंकि ये आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते थे, तो इनकी डिमांड थी कि तेलुगु बोलने वाले जितने लोग हैं, तेलुगु स्पीकिंग, देखिए आज भी अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। ठीक है, तो इनकी ये डिमांड थी कि तेलुगु स्पीकिंग जो लोग हैं उनके लिए एक अलग राज्य बनाया जाए जो तेलुगु बोलते हैं। ठीक है, देखिए पहले जब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो ये तेलुगु हो गए, तमिल हो गए, ये सब मद्रास प्रोविंस का पार्ट हुआ करते थे। और आज का मद्रास मतलब जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है और आंध्र प्रदेश में तेलुगु। तो तेलुगु बोलने वाले जितने लोग थे उनके लिए एक अलग से राज्य बनाया जाए, इसके लिए ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। और इनका हंगर स्ट्राइक काफी ज्यादा टाइम तक चला, जिसके कारण अनफॉर्चुनेटली श्री रामुलु की क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक है, मतलब भूख हड़ताल करते करते ये क्या हो गए? डेथ हो गई इनकी।
अब जब इनकी डेथ हुई तो उसके कारण फिर एजिटेशन बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से बढ़ने लगा। ठीक है, तब जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दबाव पड़ा और फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट में उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी इस बात के लिए तैयार हो गए कि 1 अक्टूबर 1953 1953 को उन्होंने पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आंध्र प्रदेश, पहला राज्य भाषा के आधार पर जो तेलुगु बोलते थे उनकी डिमांड मान ली गई और इन्होंने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश प्रोविंस को तेलुगु स्पीकिंग प्रोविंस के रूप में आंध्र प्रदेश जो है वो पहला राज्य बन गया। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश जो था वो पहला राज्य बना भाषा के आधार पर। ठीक है, तो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। कौन वाले? तेलुगु स्पीकिंग वाले। ठीक है, क्योंकि श्री रामलू क्या कर रहे थे, वो तेलुगु वालों के लिए एक अलग राज्य चाह रहे थे। तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जब दबाव पड़ा तो उन्होंने आंध्र प्रदेश को क्या कर दिया, एक राज्य बना दिया तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश जो है वो पिक्चर में आ गया। अब जाहिर सी बात है, आपने एक राज्य की डिमांड मान ली तो हर राज्य में बहुत ज्यादा डिमांड होने लगेगी। भाई ये मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगा कि भाई आपने एक राज्य पे आप दबाव में आ गए। अब जब आप एक राज्य में दबाव में आ गए तो फिर आपको आना पड़ेगा। तब उसके बाद फाइनली अगर हम बात करें तो 9 दिसंबर 1953 में, अक्टूबर में देखिए आंध्र प्रदेश बना और इसके बाद दिसंबर 1953 की अगर हम बात करें तो यहां पर एक कमीशन बनाया गया, फजल अली कमीशन। ये फाइनली फजल अली कमीशन बनाया गया और इसी की रिकमेंडेशन पर बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनेगा। ठीक है, तो फाइनली जब देखिए 1 अक्टूबर 1953 को जब आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक राज्य बना दिया गया तो भाई जाहिर सी बात है कि अन्य राज्यों में भी इसकी डिमांड बढ़ेगी। अब जब अन्य राज्यों में डिमांड बढ़ी तब फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिसंबर 1953 में फजल अली के नाम से फजल अली कमीशन जो है वो बना दिया। ठीक है, तो 1953 में बनाया गया। ठीक है, और इसका भी ऑब्जेक्टिव फजल अली का भी यही था कि भाई भाषा के आधार पर हम राज्य बना सकते हैं, इसको इन्वेस्टिगेट करना, मतलब इसको फिर से स्टडी करना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, राज्यों को बनाने में 3 कमिटीज बनाई गई थी, एसके धर कमीशन, जेबीपी कमीशन और फाइनली कौन सा बनाया गया, फजल अली कमीशन। ठीक है, तो दिसंबर 1953 में फजल अली कमीशन बनाया गया। ठीक है, और एक 3 मेंबर की कमिटी थी। ये कितने मेंबर्स की कमिटी थी? 3 मेंबर्स की। इसमें भी 3 मेंबर्स हुआ करते थे, जैसे बाकी कमिटीज में 3 मेंबर्स थे वैसे इनमें भी 3 मेंबर्स थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है फजल अली कमीशन में चूंकि फजल अली उसके चेयरमैन थे इसीलिए इस कमीशन का नाम पड़ा फजल अली कमीशन। ठीक है, तो फजल अली कमीशन, चूंकि फजल अली क्या थे, इसके चेयरमैन थे। अब फजल अली के अलावा कौन कौन इसमें था? ठीक है, तो आपको मेंबर्स के नाम याद रखने हैं। पहले हुआ करते थे फजल अली। फजल अली कौन थे? चेयरमैन थे। इसके अलावा बात करें जो दूसरे इसमें मेंबर हुआ करते थे वो थे के एम पन्नीकर, के एम पन्नीकर। ठीक है, और जो तीसरे हुआ करते थे वो थे एच एन कुंजरू, एच एन कुंजरू। तो ये 3 सदस्य हुआ करते थे फजल अली कमीशन में। 3 मेंबर्स थे, फजल अली, के एम पन्नीकर और एच एन कुंजरू। ठीक है, तो ये 3 मेंबर्स थे जिसके तहत ये कमिटी बनाई गई और इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 को दी। तो सितंबर 1955 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन दे दी कि भाषा के आधार पर आप राज्य बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक राज्य एक भाषा, वन स्टेट वन लैंग्वेज, इसको मानने से इंकार कर दिया। मतलब इन्होंने कहा कि आप भाषा के आधार पर राज्य बनाइए, इसमें कोई शक नहीं, आप बना सकते हैं, लेकिन एक राज्य एक भाषा वाले कंसेप्ट को इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया।
इन्होंने सिरे से खारिज किया कि वन स्टेट वन इलेक्शन वन लैंग्वेज नहीं हो सकता। हाँ, आप भाषा के आधार पर बनाइए, जैसे आज की डेट में भी अगर आप देखें तो वैसे तो तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले हैं, लेकिन वहां पर और भी राज्यों के लोग जाकर के रहते हैं, जॉब करते हैं, सारी चीजें करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? महाराष्ट्र जाइए आप, गुजरात जाइए, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वहां पर सिर्फ मराठी ही रहेंगे महाराष्ट्र में, या तमिलनाडु में सिर्फ तमिल रहेंगे, या आंध्र प्रदेश में सिर्फ तेलुगु रहेंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि वन स्टेट वन लैंग्वेज के रिकमेंडेशन को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया था उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहा था कि आप भाषा के आधार पर राज्य बना दीजिए, लेकिन एक राज्य और एक भाषा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कमीशन बनाया गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया गया? ठीक है, अब इनके जो रिकमेंडेशन थे, ठीक है, इसमें जो सबसे पहला रिकमेंडेशन ये था कि ये जो 4 टायर सिस्टम आपने बना के रखे हैं इसको हटाइए। ठीक है, मतलब ये जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो 4 टायर सिस्टम बना के रखे हैं, 4 टायर मतलब ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इनको खत्म करिए। ठीक है, और इनके तहत पर इन्होंने कहा कि जो है, इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था वो था 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज। 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज का रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था कि पूरे देश को 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज में बांट दीजिए। इन 3 यूनियन टेरिटरीज में होगी एक तो अंडमान निकोबार, दूसरा दिल्ली, और तीसरा मणिपुर। ये इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, ये याद रखना है आपको। तो 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज का रिकमेंडेशन दिया गया था, अंडमान, दिल्ली और मणिपुर को। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके अलावा इन्होंने ये भी रिकमेंडेशन दिया था कि जो पार्ट बी के लिए आपने राज प्रमुख बना के रखे, इसको भी खत्म करो। ये जो राज प्रमुख हैं, ठीक है, और स्पेशल एग्रीमेंट किए गए जो यूनियन टेरिटरीज से, प्रिंसली स्टेट से, वो सारी चीजों को क्या किया जाए? खत्म किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी, ये इनकी रिकमेंडेशन पे थी। ठीक है, तो इन्होंने 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज को क्या किया गया? इन्होंने रिकमेंडेशन दिया। अब इनकी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंटेशन कैसे दिया गया? ठीक है, और तो इनकी जो रिकमेंडेशन थी, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान ली थी। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी रिकमेंडेशंस को मानते हुए 1956 में, ठीक है, या हम कहें 1955 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया। मतलब कि एक एक्ट जो पार्लियामेंट से बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया 1956 में। ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन पर? फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन पर। ठीक है, तो फजल अली की रिकमेंडेशन पर यह कमीशन बनाया गया। ठीक है, इसने अपना बिल जो पास हुआ, ठीक है, बिल जो पास हुआ वो 31 अगस्त को पास हुआ। ठीक है, तो 31 अगस्त को पास हुआ। ठीक है, और ये जो अमलूक में लाया गया, मतलब, ठीक है, इसका आपको अमेंडमेंट भी याद रखना है, इसके लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। याद रखिएगा, संविधान में संशोधन किया गया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, और ये पिक्चर में कब आया? 1 नवंबर 1956 को। तो इस तरीके से 1 नवंबर 1956 को टोटल 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। देखिए, रिकमेंडेशन तो था कि 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाए, लेकिन 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, और इसी 14 राज्यों में एक हमारा मध्य प्रदेश भी था। तो मध्य प्रदेश अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो इस तरीके से 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने वन स्टेट वन लैंग्वेज की थ्योरी को भी रिजेक्ट को, उनको रिकमेंडेशन को मान लिया गया कि भाई एक राज्य में एक भाषा सिर्फ नहीं बोली जाएगी। ठीक है, ये ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था वो फोर्स में आया 1 नवंबर 1956 को। ठीक, तो 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। तो आपको याद रखना है, 1 नवंबर 1956 को 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। ठीक है, अब
हमें वो 14 स्टेट्स देखने हैं कि कौन से वो 14 स्टेट्स बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी बनाई गई। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ 1956 देखिए अपन ने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी भी देखा था कौन कौन से राज्य बने। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से चेंजेस आए 1956 के बाद। ठीक है, देखिए 1956 के बाद भी अलग अलग समय पर अलग अलग राज्य बने। ठीक है, तो 14 स्टेट्स कौन कौन से थे जो उस टाइम पर बने थे 1956 में? तो पहला था आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो वो था असम। तीसरा अगर हम बात करें तो वो था बिहार। बिहार के बाद अगर हम बात करें तो बॉम्बे स्टेट था। मैंने आपको बताया बॉम्बे स्टेट था पहले। ठीक है, महाराष्ट्र बाद में बना, अपन देखेंगे अभी। ठीक, तो बॉम्बे, बॉम्बे के बाद केरला। ठीक है, केरला के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो मद्रास, मैसूर। इसके अलावा बात करें उड़ीसा, पंजाब। ठीक, पंजाब, और फिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, ये राज्य बने। तो टोटल 14 राज्य बने। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये 14 राज्य बनाए गए 1 नवंबर 1956 को। और जो 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, ठीक है, इनमें कौन कौन था? तो इनमें थी दिल्ली, दूसरी थी हिमाचल प्रदेश। तो पहली थी दिल्ली, दूसरी थी हिमाचल प्रदेश, तीसरा था मणिपुर, चौथा था त्रिपुरा। ठीक, पांचवा था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार। और पांचवा और जो छठवां था वो था लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, उस टाइम पर इसको मिनिकॉय एंड एमनीडीवी आइलैंड्स कहते थे। ठीक है, लक्षद्वीप को बोला जाता था मिनिकॉय एंड एमनीडीवी आइलैंड्स। तो इस तरीके से 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ठीक, तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई। ठीक, तो सबसे पहले 1947 जब हम आजाद हुए, उस टाइम पर हमने वर्गीकरण में बांटा 4 टायर में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। उनके राज्य हमने देखे। फिर इसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बढ़ने लगी, जिसके तहत फिर कमीशन बनाया गया। सबसे पहला कमीशन बनाया गया एस के धर कमीशन। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 को दी और इसने भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने से मना कर दिया। तो इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ, तो उसके बाद दूसरी कमेटी बनी, जेवीपी कमेटी। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में दी और इन्होंने भी एस के धर कमीशन की रिपोर्ट को सही माना। ठीक है, और इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने से इनकार कर दिया। अब इसके एवज में पूरे देश में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री रामलू। उन्होंने तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य की स्थापना की मांग करी थी और इसके लिए वो भूख हड़ताल तक पे बैठ गए। भूख हड़ताल में जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद एजिटेशन बढ़ता गया और फाइनली फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु स्पीकिंग प्रोविंस के रूप में आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाना पड़ा भाषा के आधार पर। ठीक, अब इसके बाद फिर डिमांड और ज्यादा बढ़ती गई। फाइनली फजल अली कमीशन बना 19 सितंबर 1955 में ये बना। इसे रिपोर्ट दी। इसके रिपोर्ट के तहत इन्होंने कहा कि भाई 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज आप बनाइए, राज प्रमुख के पद को खत्म करिए और ये 4 टायर सिस्टम को खत्म करिए। इसके तहत स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 31 अगस्त 1956 को पास हुआ, जो अमल में कब आया? 1 नवंबर 1956 को, जिसमें 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। ठीक,
तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई, रिकमेंडेशन समझ में आए, क्लियर। अब इसके बाद जो हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो अलग अलग समय पर अलग अलग टाइम पर बने, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए हम जो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसका हम नोट्स थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो मैंने आपको बताया आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 देयर आर 550 प्रिंसली स्टेट्स इन द होल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिश प्रोविंस भी हुआ करते थे, ठीक है। ब्रिटिश प्रोविंस भी हुआ करते थे, ये अलग थे, प्रिंसली स्टेट्स अलग थे। इनको टेम्परेरी डिवाइड किया गया पार्ट ए बी सी और डी में, मैंने आपको बताया। दिस सिस्टम कंटिन्यूज टिल 1956, जब तक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं बन गया। मैंने आपको बताया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो फजल अली कमीशन था उसका रिकमेंडेशन था कि भैया ये 4 टायर सिस्टम को आप खत्म करिए, ठीक। इसके बाद बात करें, मैंने आपको बताया इसका संवैधानिक प्रावधान कहाँ दिया हुआ है, ताकि हम कोई नया राज्य या हम किसी एग्जिस्टिंग राज्य को मॉडिफाई कर सके, रीऑर्गेनाइज कर सके। ये पार्ट ए में संविधान के दिया है, आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टाइटल द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक। अब जैसा कि हमने बताया कि 4 भाग में बांटा। सबसे पहला भाग था पार्ट ए, जिसको गवर्नर और इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर रूल कर रहा था। इसमें टोटल 9 राज्य आए। अब कौन कौन से राज्य आए मैंने आपको बताया, असम, बिहार, बॉम्बे, ईस्ट पंजाब, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मद्रास, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस एंड बंगाल। इसमें आपको ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार याद रखना है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का पार्ट था, ठीक। इसके बाद बात करें पार्ट बी को, तो पार्ट बी में जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे उनको डाला गया था, जिसमें एक स्टेट चीफ हुआ करता था और एक इलेक्टेड लेजिस्लेचर हुआ करती थी। राज प्रमुख को अपॉइंट किया गया था। यहाँ पर टोटल 8 राज्य थे, ठीक है। टोटल 8 राज्य थे पार्ट बी में। अब कौन कौन से राज्य थे पार्ट बी में, तो हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, सेंट्रल इंडिया, मैसूर, पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर। इसमें सेंट्रल इंडिया आपको याद रखना है, सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश का पार्ट था, ठीक, सेंट्रल इंडिया। इसके बाद पार्ट सी आया। पार्ट सी में चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को रखा गया, इनके लिए चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये टोटल 10 राज्य थे। इसमें कौन कौन से थे तो मैंने आपको बताया था, अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, दुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा एंड विंध्य प्रदेश। इसमें आपको भोपाल याद रखना है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का पार्ट था, और विंध्य प्रदेश याद रखना है क्योंकि किसका पार्ट था, मध्य प्रदेश का पार्ट था। और पार्ट डी में मैंने आपको बताया था एक लौता आइलैंड था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसको चलाने के लिए डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से 1947 के टाइम पर वर्गीकरण किया गया, ठीक। इसके बाद हमने देखा किस तरीके से 1918 में मॉन्टफेट रिपोर्ट्स में भी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को रिकमेंडेशन दिया गया था ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण। इसके बाद बात करें तो 1920 में कांग्रेस ने अपने नागपुर के अधिवेशन में भी इस बात की डिमांड करी थी कि भाई प्रोविंसेस का रीऑर्गेनाइजेशन भाषा के आधार पर होना चाहिए। इसके बाद 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई उसमें भी रिकमेंडेशन दिया गया कि प्रोविंसेस का भाषा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन फिर जब नेटिव स्टेट्स का मर्जर हुआ तब रीऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्योंकि तब जब भाषा के आधार पर बांटना शुरू किया जाने लगा तो ये इंडिपेंडेंस के बाद ही से शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन अब तक कांग्रेस का जो था, कांग्रेस अब मैंने बताया था जो कांग्रेस डिमांड कर रही थी उस टाइम पर कि भाषा के आधार पर राज्यों को बांट दिया जाए, वो अब थोड़ा सा पीछे हटने लगी, ठीक है। और ये पीछे कैसे हटने लगी कि भाई इन्होंने कहा कि भाई एक कमिटी बना दी जाए इसको लेकर के, तो इसको लेकर के एक कमिटी बनाई गई। तो गवर्नमेंट फ्रॉम कमिटीज फ्रॉम टाइम टू स्टडी द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने के लिए कई सारी कमिटीज बनाई गई, जिसमें सबसे पहली कमिटी थी एस के धर कमिटी। ये थे एस के धर, ठीक है। एस के धर कमीशन था ये, इसको लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन भी कहा जाता था, मैंने बताया था आपको। इसको 17 जून 1948 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया। इसके बाद बात करें तो इनका काम क्या था कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है लिंग्विस्टिक बेसिस पर, ये फीजिबल है कि नहीं है, इसको इसके बारे में आपको स्टडी करना है। अब इसमें मेंबर कौन कौन थे तो जस्टिस एस के धर थे, जगत नारायण लाल और पन्ना लाल। इसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट मिनिस्ट्री को 10 दिसंबर 1948 को सबमिट करी।
इसके तहत इन्होंने बताया कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, लिंग्विस्टिक आधार पर नहीं होना चाहिए। तब जब एसके धर कमीशन ने ये जब रिपोर्ट दी तो इसका काफी ज्यादा विरोध होने लगा। अब जब इसका विरोध हुआ तो उसके बाद एक नई कमेटी बनाई गई, जो कमेटी थी जेवीपी कमेटी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया कमेटी 1948 में बनाई गई। ये कमेटी बनी दिसंबर 1948 को। ठीक, इस कमेटी में मेंबर्स, इस कमेटी का काम क्या था, जो एसके धर कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं उसकी स्टडी करना, कि भाई उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं। अब इनमें सदस्य कौन कौन थे, तो उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और पट्टाभी सीतारमैया जी, ये तीन सदस्य थे इनके। इसके बाद बात करें, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी अप्रैल 1949 में, और इन्होंने एसके धर को सही माना और लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को मना कर दिया गया। अब मैंने इसके बाद आपको बताया किस तरीके से पूरे देश में एजिटेशन होने लगा। श्री रामलू, ठीक, श्री रामलू जी की हत्या, डेथ हो गई थी। वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे क्योंकि वो तेलुगु राज्य मांग रहे थे। तो उसके बाद से एजिटेशन और ज्यादा बढ़ने लगा। अब सरकार के ऊपर दबाव आया और इन्होंने फाइनली क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को एक नया राज्य बना दिया भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश। मैंने बताया था आपको। अब इसके बाद से तो डिमांड और ज्यादा बढ़ने लगी। ठीक, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो झुक गई। 1 अक्टूबर 1953 को इनको राज्य बनाना पड़ा। अब इसके बाद जब बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने लगी, तब इनको लगा कि हाँ भाई अब एक कमीशन बनाना चाहिए। और उसके बाद इन्होंने जो बनाया, rejected the linguistic basis, the nationwide movement arose, people desired the formation of province on the basis of language। मैंने आपको बताया in October 1952 Sri Ramalu went on a hunger strike for this demand, gradually this demand increased। इसके बाद बात करें, ड्यू टू द मूवमेंट फॉर द तेलुगु स्पीकिंग प्रोविंसेस, आंध्र प्रदेश, मैंने बताया आपको, आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ऑन 1 अक्टूबर 1953 आफ्टर द डेथ ऑफ फ्रीडम फाइटर पट्टी श्री रामलू। क्लियर हुआ ये? ठीक, तो इस तरीके से क्या हुआ, अब जो अगला कमीशन बना, क्योंकि अब हर राज्य में डिमांड उठने लगी, तो जब अगला कमीशन बना, ये बना फजल अली कमीशन। ठीक है, तो ये फजल अली कमीशन था, जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहा गया। ठीक, फजल अली कमीशन ने क्या कहा कि आंध्र प्रदेश के स्टैब्लिशमेंट के बाद स्टेट इंटेंसिफाई हुए अपनी डिमांड बढ़ाने लगे कि भाई हमें भी इससे भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए फजल अली कमीशन को बनाया गया। इसके बाद बात करें, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू इन्वेस्टिगेट वेदर द स्टेट कुड बी रिकॉग्नाइज्ड रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब भाषा के आधार पर क्या हम राज्यों को बना सकते हैं। फिर से इसी चीज को लेकर के इन्वेस्टिगेट किया गया। अब दिसंबर 1953 में 3 मेंबर्स की स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, जिसके चेयरमैन थे फजल अली। ये आपको याद रखना है। अब फजल अली के अलावा और कौन कौन मेंबर थे इसके, तो के एम पन्नीकर और एच एन कुंजरू। ठीक है, ये 3 मेंबर्स हुआ करते थे, फजल अली के चेयरमैन के एम पनिक्कर और के एच एन कुंजरू। इसके बाद इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी सितंबर 1955 को, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा वो हमें देखना है। ठीक है, अब इन्होंने कंसीडर किया कि लैंग्वेज एज एन इंपॉर्टेंट बेसिस ऑन द रिकॉग्नाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, बट रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ वन स्टेट वन लैंग्वेज। देखिए, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण के लिए तो ये तैयार हो गए, लेकिन इन्होंने एक स्टेट और एक लैंग्वेज के ग्राउंड को रिजेक्ट कर दिया, उस कंसेप्ट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा इन्होंने 4 मेजर फैक्टर्स जो थे रीऑर्गेनाइजेशन के, उनको एक्सेप्ट किया। ठीक है, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल सिमिलैरिटीज टू स्ट्रेंथन एंड प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देखिए, भाषा और सामाजिक कल्चरल तौर पर अगर सिमिलैरिटी होगी तो इससे हमारे देश को स्ट्रेंथ मिलेगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन, इन्होंने ये सब चीजें भी दिमाग में रखी। राज्य बनाने में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भाषा के आधार पर नहीं, इन्होंने इन सारी चीजों को भी क्या रखा, दिमाग में रखा, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन। ठीक है, टू प्रमोट प्लानिंग एंड पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, इन सारी चीजों, देखिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखा गया। ठीक है, इसके बाद बात करें, अब इनके रिकमेंडेशन क्या थे, मैंने आपको बताया था 4 टायर क्लासिफिकेशन को खत्म किया जाए। इसके अलावा द जनरल कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 371 शुड बी रिपील्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको याद रखना है। जनरल कंट्रोल जो था भारत सरकार का अंडर आर्टिकल 371, उसको रिपील किया जाए। इसके अलावा सी एंड डी ग्रुप स्टेट शुड बी मर्जड विद द एग्जिस्टिंग स्टेट,
16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाए, ये हुआ। इसके अलावा 3 स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी बनाई गई, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली एंड मणिपुर, ये इनका रिकमेंडेशन था। अब राज प्रमुख एंड स्पेशल एग्रीमेंट्स जो थे फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स के, उसको भी क्या किया गया, एबॉलिश किया गया, एबॉलिश किया जाए। तो ये सारे क्या थे, इनके रिकमेंडेशन थे। इसके बाद इनके रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, ठीक है। तो 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए 1 नवंबर 1956 को, ठीक। इसके अलावा बात करें तो वन लैंग्वेज वन स्टेट प्रिंसिपल पर भी रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा बात करें तो प्रायोरिटी किसको दी गई, यूनिटी ऑफ इंडिया इन एनी रीडिफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स, ठीक। इसके अलावा बात करें 31 अगस्त को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑथराइज किया गया और लॉ बन गया। और इसके आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था वो कब से फोर्स में आया, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो ये इसका इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और इट विल प्रमोट लोकल पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखिए इनके कुछ प्रोज भी थे, प्रोज मतलब जो ये इन्होंने बनाया राज भाषा के आधार पर, इनके कुछ पॉजिटिव्स भी थे और नेगेटिव्स भी थे। अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो इट विल प्रमोट लोकल पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। भाई लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में। दिस विल मेक द मैनेजमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक एरियाज इजियर, देखिए उन्हीं भाषा के लोग अगर एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे तो उनको समझाना आसान रहेगा और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट करना क्या रहेगा, आसान रहेगा। इसके अलावा बात करें तो जो लोकल डायलेक्ट्स थी जिनको इग्नोर किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो अब फ्लरिश हो सकती हैं। देखिए जो लोकल भाषा है वो भी अब अपने उसमें आएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो एजिटेशन चल रहा था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था राज्यों में, वो भी खत्म हुआ। तो ये सारे इनके प्रोज थे, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स थे, ठीक है, कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बनाया गया भाषा के आधार पर, ये उसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे। इसके अलावा अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। नेगेटिव पॉइंट्स ये था, इट विल प्रमोट द फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म। देखिए अब यहाँ पर भी आज की डेट में भी अगर आप देखें तो ये समस्या आती है, स्पेशली साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में। अगर आपने देखा हो राज्यों में भाषा के आधार पर समस्याएं धीरे धीरे अब बढ़ने लगी। आपने देखा हाल ही में तमिलनाडु में, फिर इसके बाद महाराष्ट्र में अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में भी देखिए आप नॉर्थ इंडियंस बिहारियों को पीटा गया था, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है आज भी हो रही हैं। तो ये रीजनलिज्म जो हो रहा है ना, ये प्रमोट कर रहा है फीलिंग, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज मूवमेंट्स विल बिकम मोर इंटेंस। अब देखिए भाषा के आधार पर आपने बना तो दिया, तो अब भाषा के जो मूवमेंट्स हैं वो और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे अभी हाल ही में देखिए आप, तमिलनाडु की सरकार तमिल को लेकर के कुछ ज्यादा ही अभी वो कर रही है कि भारत सरकार जो है वो तमिल को खत्म करना चाहती है, हम तमिल के लिए लड़ेंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब इसीलिए हो रहा है ना कि भाषा के आधार पर आपने राज्य बनाए, तो भाई अब तो वो अपनी भाषा को प्रोटेक्ट करेंगे, उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, ठीक। द डिमांड फॉर स्मॉल लिंग्विस्टिक स्टेट्स विल इंक्रीज। अब देखिए छोटे जो राज्य हैं जहाँ कम बोला जाता है, वहां पर भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात करने जाने लगेगी। जैसे आप देखिए पहले आंध्र प्रदेश जो था वो कंबाइंड था, बाद में तेलंगाना को अलग किया गया, तो तेलंगाना को वहां के लोगों ने डिमांड करी ना कि भाई हमें अलग करो इनसे, तो अलग किया गया, ठीक। इसके अलावा बात करें तो इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया विल मे बी थ्रेटेड, ठीक है। अब कोई ये कह सकता है कि भाई हमें भारतीय संघ में रहना ही नहीं, हम तो अलग राज्य बनाएंगे, हम तो अलग देश बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के कुछ पॉजिटिव्स थे और कुछ नेगेटिव्स थे, ठीक है। लेकिन 1 नवंबर 1956 को फाइनली जो था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो गया और 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज जो है वो अस्तित्व में आए। अब इसके बाद हम देखते हैं 1956 के बाद और आज का भारत 2025 तक, ठीक है, किस तरीके से राज्य बने, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज बनी, कौन कौन सी पहले यूनियन टेरिटरीज थी जो बाद में राज्य बने, हम ये सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो अब हमें देखना है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 19, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। According to the State Reorganization Commission and 7th Constitutional Amendment Act, the number of units in the Indian Union was reduced to 20, 14 states और 6 union territories. The amendment abolished Article 238 of the Constitution and ended the former four-part system. इसके अलावा बात करें तो 14 राज्य कौन कौन से बने, मैंने बताया आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू एंड कश्मीर। और 6 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी बनी, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान,
एंड निकोबार आइलैंड्स एंड अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमनीडीवी आइलैंड्स। बाद में ये कंबाइंडली क्या बन जाता है, लक्षद्वीप। ठीक, तो ये सारी कहानी हुई 1956 में। अब इसके बाद 1956 के बाद जो राज्य बने, ठीक है, अब हमें एक एक करके वो देखना है। तो 1956 के बाद सबसे पहला जो राज्य बनता है वो बनता है महाराष्ट्र। देखिए हुआ क्या, मैंने आपको बताया था पहले बॉम्बे स्टेट हुआ करता था। ठीक, धीरे धीरे क्या होने लगा, बॉम्बे स्टेट में दो भाषा के लोग रहते थे, एक हुआ करते थे मराठी और एक हुआ करते थे गुजराती। तो मराठी और गुजराती ये हुआ करते थे। अब धीरे धीरे इनमें कन्फ्लिक्ट आना शुरू हो गया। ठीक, अब धीरे धीरे जब कन्फ्लिक्ट आया, तब फिर धीरे से फिर भारत सरकार को फाइनली 1 मई 1960 को बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाना पड़ा 1960 में, जिसके तहत जो मराठी स्पीकिंग लोग थे उनके लिए एक अलग राज्य बना दिया गया, महाराष्ट्र। अब बॉम्बे को ही क्या कर दिया गया, महाराष्ट्र बना दिया गया, और गुजरातियों के लिए एक अलग से राज्य बनाया गया जो क्या बना, गुजरात। तो 1 मई 1960 को गुजरात अस्तित्व में आया, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के तहत। ठीक, तो गुजरात जो है वो 15वां राज्य बना देश का। ठीक है, 15th स्टेट। देखिए 14 तो ऑलरेडी थे, अब बॉम्बे स्टेट को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया, तो बॉम्बे से क्या बन गया, वो कन्वर्ट हो गया महाराष्ट्र, जहां पर मराठी स्पीकिंग पीपल रहते, और गुजरातियों के लिए क्या बन गया, गुजरात बन गया। तो 15वां राज्य जो बना वो 1 मई 1960 को कौन सा बना, गुजरात बना। इसके बाद अगला बनता है नागालैंड। नागालैंड बना 1 दिसंबर 1963 को, स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 से। ठीक है, तो नागालैंड जो गुजरात के बाद जो अगला राज्य बना वो बना नागालैंड। ये कब बना, 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है, आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, ये 16वां राज्य बना। आपको ये सीक्वेंस इसलिए याद रखना है कि कई बार क्वेश्चन पेपर में ये सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। भाई 4 राज्य दे देंगे, बता देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बताइए कौन सा पहला बना कौन सा बाद में बना। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। तो गुजरात बना 1 मई 1960 को, इसके बाद नागालैंड बना 1 दिसंबर 1963 को। इसके बाद जो अगला राज्य बनता है वो बनता है हरियाणा। हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया 1966 में। देखिए अब इस टाइम पर पंजाब में भी एक प्रॉब्लम थी। देखिए जैसा मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में मराठी और गुजराती हुआ करते थे, वैसे ही पंजाब में भी पंजाबी और जो हिंदी बोलने वाले लोग थे, ठीक है, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हो। ठीक, तो इस कारण से पंजाब को भी क्या किया गया, बाइफरकेट किया गया 1966 में। ठीक है, और पंजाब को दो भाग में बांटा गया, एक तो रखा गया पंजाब और दूसरा बना दिया गया हरियाणा। एक बनाया पंजाब और दूसरा बनाया हरियाणा। पंजाब बनाया पंजाबी लोगों के लिए और हिंदी भाषी लोगों के लिए क्या बनाया गया, हरियाणा बनाया गया। तो इस तरीके से 1 नवंबर 1966 को पंजाब बाइफरकेट हुआ, और दो राज्य, मतलब पंजाब तो पंजाबी रहा लेकिन हरियाणा जो है एक नया राज्य बन गया। तो इस तरीके से 17वां राज्य कौन सा बना, हरियाणा बना, 17th स्टेट हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। तो गुजरात बना, गुजरात के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद हरियाणा। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, आगे फिर हिमाचल प्रदेश बना 25 जनवरी 1971 को, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970 से। अब देखिए हिमाचल प्रदेश किसी से प्रखर नहीं हुआ, मतलब किसी राज्य से अलग होकर हिमाचल प्रदेश को नहीं बनाया गया। आप याद करिए 6 यूनियन टेरिटरीज में एक हिमाचल प्रदेश भी थी। याद करिए 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी 1956 में, उसमें से एक हिमाचल प्रदेश भी थी। ठीक है, तो आपको हिमाचल प्रदेश इस रूप में याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश बाद में एक राज्य बना, यूनियन टेरिटरी था जो बाद में क्या बन गया, एक राज्य बन गया। तो वो कब बना, 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970 के तहत। ठीक है, तो ये 18वां राज्य बना। ये कौन सा राज्य बना, 18th स्टेट बना। ठीक है, तो 18वां राज्य कौन सा बना, हिमाचल प्रदेश। तो सीक्वेंस याद रखना है, गुजरात, गुजरात के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश। इसके बाद जो अगला बनता है वो बनता है मेघालय। मेघालय बना 21 जनवरी 1972 को,
नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज को सेपरेट किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया 1971 में, और उसके तहत मेघालय बनाया गया 21 जनवरी 1972 को। अब देखिए मेघालय अकेले राज्य नहीं बना था, इसमें 3 राज्य बने थे, मेघालय, इसके अलावा मणिपुर। मणिपुर भी कब बना? 21 जनवरी 1972 को, सेम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू, और इसी एक्ट के थ्रू त्रिपुरा भी बना, नहीं सॉरी, इसी एक्ट के थ्रू त्रिपुरा भी बना, लेकिन त्रिपुरा बना 1975। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, ये बना 16 मई 1975 को, और बाकी 2 राज्य बन गए थे मेघालय और मणिपुर, ये बन गए थे 1971 एक्ट के थ्रू। ठीक है, 1971 एक्ट के थ्रू। ठीक, याद करिए। ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा भी क्या हुआ करती थी? यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी। जैसे हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, वैसे मणिपुर और त्रिपुरा भी क्या हुआ करती थी? यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, और 1975 तक आते आते ये राज्य बन गए थे। तो इस तरीके से मेघालय बना 19th, फिर मणिपुर बना 20th, और 21st राज्य कौन सा बना? त्रिपुरा। ठीक है, तो 19, 20 और 21, इस तरीके से हम त्रिपुरा तक पहुंच गए। अब इसके बाद जो बनता है वो बनता है सिक्किम। सिक्किम बना 16 मई 19, आई एम सॉरी ये गलत लिख दिया है, ये भी 21 जनवरी 1972 को ही बना। आई एम सॉरी मैंने ये गलती से लिख दिया है, ये भी 1972 21 जनवरी को ही बना। ये तीनों इसी एक्ट के थ्रू बने थे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को एक राज्य बनाया गया। देखिए सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, सिक्किम एक अलग राजशाही चला करती थी, बाद में वहां राजशाही खत्म की गई, भारत को सिक्किम ने अपने आप से जोड़ा, और सिक्किम में क्या हुआ? 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया और एक नया राज्य बनाया गया। ठीक, तो 22वां राज्य कौन सा बना? सिक्किम। ये सीक्वेंस याद रखना है आपको, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम। ठीक, अब सिक्किम के बाद जो अगला बनता है वो बनता है मिजोरम। मिजोरम बना 20 फरवरी 1988 को, स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986 के। तो मिजोरम बना 20 फरवरी 1987 को, स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986 के। ठीक है, इसके अलावा मिजोरम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश भी बनाया गया 20 फरवरी 1987 को, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986 के तहत। तो 1987 में 2 राज्य बने, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, तो ये हो गया 23rd, और ये हो गया 24th। ठीक है, तो इस तरीके से अब 24 राज्य बन गए, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम फिर अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद जो बनता है वो बनता है गोवा। गोवा 25वां राज्य बना 30 मई 1987 को, गोवा दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू गोवा को क्या बनाया गया? 25वां राज्य बनाया गया। गोवा इससे पहले क्या था? यूनियन टेरिटरी था। ठीक है, गोवा इससे पहले क्या था? यूनियन टेरिटरी बनाया गया था पहले गोवा को। ठीक है, उसके बाद फिर 25वां राज्य बना दिया गया 1987। ठीक, तो गोवा 25वां राज्य बना। इसके बाद बात करें तो अब आता है 1 नवंबर 2000 को, ये याद रखना है, मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, ये पढ़ेंगे अपन पूरा। ठीक है, इसके तहत छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बनाया गया 1 नवंबर 2000 को। ठीक, तो 26th स्टेट किसको बनाया गया? छत्तीसगढ़ को, 1 नवंबर 2000 को। इसके अलावा बात करें उत्तराखंड, 27वां राज्य 9 नवंबर 2000 को, उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 से ये क्या बनाया गया? उत्तराखंड बनाया गया। उत्तराखंड के बाद फिर झारखंड बनाया गया 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को, बिहार से। तो सन 2000 में 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और फाइनली जो आखिरी राज्य बना वो तेलंगाना बना, 29वां राज्य, 2 जून 2014 को, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। ठीक, अब यहाँ पर टोटल 29 राज्य हो गए। अब आप कहेंगे कि सर आज की डेट में तो 28 राज्य हैं। ठीक, तो ये 28वां क्यों हुआ? क्योंकि आपको याद होगा, ठीक, 5 अगस्त 2019 ऐतिहासिक दिन, जिस दिन आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, और जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट हुआ करता था, जिसमें लद्दाख भी हुआ करता था, आपने देखा हो मैप में लद्दाख अलग हो गया। ठीक है, तो 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। ठीक, कब? 5 अगस्त 2019 को। और जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य हुआ करता था उसका स्टेटहुड खत्म किया गया,
और उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो इस तरीके से जो आज की डेट में जो हमारे हो गए वो 28 राज्य हो गए, 28 स्टेट्स। ठीक है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया गया स्पेशल स्टेटस और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अब देखिए यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी बनी। देखिए सबसे पहले यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हुआ करती थी, तो अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली और लक्षद्वीप, ये तीन तो पहले से थे। भाई यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो आज की डेट में जो यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक, अब इसमें अगर हम याद करें वो जो 6 यूनियन टेरिटरी 1956 में बनाई गई थी, उसमें एक दिल्ली हुआ करता था, हिमाचल प्रदेश राज्य बन गया, मणिपुर राज्य बन गया, त्रिपुरा राज्य बन गया। बची कौन सी, दिल्ली, अंडमान और लक्षद्वीप, ये 3 यूनियन टेरिटरीज तो बनी रही। इसके अलावा कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि आज की डेट में कितनी यूनियन टेरिटरीज है, 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक, तो कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी बनी, तो पौंडीचेरी बनी सबसे पहले, पुडुचेरी बनी 1962 में, पहले इसका नाम पौंडीचेरी था, याद रखिएगा इसका नाम बाद में बदला गया। अभी हम देखेंगे कौन कौन से राज्यों का या यूनियन टेरिटरीज का नाम भी बदला गया। तो ये उस टाइम पर पौंडीचेरी हुआ करता था, जिसको आप पुडुचेरी कहते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ मैंने आपको बताया था, पंजाब और हरियाणा अलग हुआ, उसके साथ साथ एक नई यूनियन टेरिटरी भी बनाई गई थी चंडीगढ़ 1966 में। इसके बाद मैंने आपको बताया जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2019। और इसके अलावा दो और यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली। ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली। इन दोनों को क्या किया गया, 2020 में कंबाइन कर दिया गया। दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को क्या कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, क्लब कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई। कौन कौन सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली दूसरा, लक्षद्वीप तीसरा, पौंडीचेरी जो उस टाइम पर पौंडीचेरी था आज वो पुडुचेरी है चौथा, चंडीगढ़ पांचवा, जम्मू एंड कश्मीर छठवां, लद्दाख सातवां, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव आठवां। तो इस तरीके से 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज। क्लियर हुआ, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव ये दोनों अलग अलग थे, इनको बाद में क्लब किया गया 2020 में। और जम्मू एंड कश्मीर जो पहले राज्य हुआ करता था, उसको 5 अगस्त 2019 को, ठीक 5 अगस्त 2019 को 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक, तो 2 यूनियन टेरिटरीज 5 अगस्त 2019 को बनाई गई। क्लियर, सो ये हुआ इस तरीके से हमारा आज की डेट में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज। क्लियर है। ठीक, अब हम उन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के देख लेते हैं जिनके नाम बदले गए। ठीक है, जैसे अगर आप याद करें मैंने आपको बताया था मैसूर राज्य, मैसूर राज्य था, मैसूर राज्य का नाम बदल के क्या किया गया, कर्नाटका किया गया। ठीक है, तो 1973 में मैसूर जो स्टेट था उसका नाम बदल करके क्या किया गया, कर्नाटका किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मद्रास स्टेट, मद्रास स्टेट का नाम क्या किया गया, तमिलनाडु। ठीक है, तो मद्रास स्टेट जो था उसका क्या नाम किया गया, तमिलनाडु। ठीक है, तो मद्रास, ठीक है, और बाद में इसी मद्रास को आज की डेट में हम कहते हैं चेन्नई। ठीक है, तो बाद में मद्रास जो था, जो तमिलनाडु की राजधानी थी, उसने अपना नाम बदला राजधानी का और क्या कर दिया, चेन्नई कर दिया। और ये हुआ था 2006 में। ठीक, जो पहले मद्रास कहलाता था वो अब क्या कहलाने लगा, चेन्नई कहलाने लगा। ठीक, इसके अलावा उड़ीसा का नाम बदल के उड़ीसा किया गया। आज की डेट में आप उड़ीसा नहीं बोलते हैं, आज की डेट में उसका नाम है उड़ीसा। तो उड़ीसा से जो उड़ीसा किया गया, ये भी कब किया गया, 2011 में। ठीक, और मैंने आपको बताया पौंडीचेरी, पौंडीचेरी का नाम बदल के क्या किया गया, पुडुचेरी। ठीक है, ये भी नाम चेंज किया गया था, तो पौंडीचेरी से क्या हो गया था, पुडुचेरी। तो ये वो राज्य थे जिनके नाम क्या हुए थे, बदले गए थे। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कौन कौन से स्टेट्स बने जो पहले यूनियन टेरिटरी थे। ठीक, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें मिजोरम, मिजोरम भी पहले यूनियन टेरिटरी था, बाद में राज्य बना। और इसके अलावा आपको देखना है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो बना, और गोवा, ये चारों जो थे पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, बाद में ये क्या बने, राज्य बने। और आपको यहाँ पर दो नाम और याद रखने हैं,
मणिपुर और त्रिपुरा। ये भी पहले क्या थे, यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे, बाद में ये क्या बन गए, राज्य। क्लियर? तो आपको सीक्वेंस समझ में आया किस तरीके से क्या क्या हुआ। ठीक, राज्य आपको याद रखने हैं, कौन कौन सा राज्य कब कब बना। आपको उतना याद, ईयर याद रहे ना रहे, लेकिन आपको सीक्वेंस याद होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले बना गुजरात, फिर नागालैंड, फिर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। ठीक, आपको ये सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। बिना इस सीक्वेंस को याद किए आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वहां मैच द फॉलोइंग पूछता है। वहां पर ऐसे 4 नाम दे देगा और पूछेगा इसको सीक्वेंस में जोड़िए। जैसे दे देगा उत्तराखंड, सिक्किम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। अब जब तक आपको सीक्वेंस नहीं पता होगा कि कौन सा राज्य कब कहां बना, तो ये कैसे आप सीक्वेंस में इसको लगा पाओगे। वो बोलेगा अरेंज करो इनको सीक्वेंसिंग ऑर्डर में, कब जो कौन पहले बना कौन बाद में बना। ठीक, तो ये से क्वेश्चंस बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। क्लियर है? ठीक, तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक, तो यहाँ पर आकर के हमारा ये जो सेकंड टॉपिक था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ये कंप्लीट होता है। हमने इसमें सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया, राइट फ्रॉम 1947 से लेकर के और आज की डेट में जो हमारा आज भारत जिस तरीके का नजर आता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें अगली क्लास में पढ़ना है वो पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। हमारा मध्य प्रदेश किस तरीके से बना, मध्य प्रदेश 1956 के पहले कैसा था, फिर आज की डेट में मध्य प्रदेश कैसा है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप कि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा। आपको ये अगर बेनिफिट लग रहा है इससे, तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। देखिए, हम लोग हर एक टॉपिक कवर करेंगे जो भी राज्य सेवा आयोग के सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, आपको रेफरेंस के तौर पर आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, आपको काफी ज्यादा इससे बेनिफिट होगा। So guys, thank you. Have a good day. Jai Hind. Namaskar.